शाम के 7:00 थे। बाहर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। आसपास सड़कों पर भीड़ थी। बहुत लोग अपने काम से वापस अपने अपने घर जा रहे थे। ट्रैफिक और गाड़ियों की हंकी आवाज चारों तरफ फैल गई थी। सड़कों पर भीड़ थी। लोग अपने अपने दुनिया में खोए हुए थे। वहीं अस्पताल में वार्ड के अंदर बैठी आराध्या पिछले कुछ समय से बस एक ही बात सोच रही थी। क्या मैं जो करने जा रही हूँ, क्या वही सही होगा? क्या वह सही डिसीजन है? मुझे करना चाहिए या अभी समय है? मैं पीछे हट सकती हूँ। यही सब सोचते हुए बार बार उसकी नजरें सामने लेटे आदि पर चली जाती, जो मशीनों से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। चेहरा मुरझा आया हुआ था, पीला पड़ गया था। पूरे शरीर पर पट्टियां लिपटी हुई थीं। उसका छोटा भाई, उसकी ऐसी हालत देखकर उसका दिल हमेशा टूट जाता था। वह भी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। जब उसने फोन निकालकर देखा तो राघव का कॉल आया था। यह देखकर वह गहरी सांस लेती है और कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ से राघव की आवाज आती है। हेलो, मैं सारा। हम यहाँ पहुंच गए हैं। तुम कहाँ हो? जिस पर आराध्या कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। इस पर राघव कहता है, ठीक है, जल्दी आना। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। वही कॉल कट होते ही आराध्या गहरी सांस लेती है। उसका दिल जो तेजी से धड़क रहा था, उसे गहरी गहरी सांस लेकर वह थोड़ा काम करने की कोशिश करती है। फिर अगले पल आदि का हाथ पकड़कर उसके बालों पर हाथ फिराते हुए कहती है, मुझे माफ करना आदि बच्चा, लेकिन आपको बचाने के लिए मुझे यह करना होगा। फिर वह उठकर खड़ी होती है। आदि को एक नजर देख छुपाकर उसके माथे पर किस करती है और कहती है, आपकी दीदी आपको कुछ नहीं होने देगी, बस कुछ ही देर में आई। फिर पास खड़ी नर्स से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। क्या आप इस पर थोड़ी देर के लिए ध्यान रखेंगे? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप तुरंत मुझे कॉल कर देना। उसकी बात सुनकर नर्स हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए। आप चाहें, मैं हूं यहाँ पर। अगर कुछ बात हुई तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। उसकी बात सुनकर आराध्या बस हाँ में सिर हिलाती है और वार्ड के दरवाजे के पास पहुंचती है। फिर एक बार पीछे मुड़कर अपने भाई को देखते हुए अस्पताल के कमरे के बाहर चली जाती है। कॉरिडोर से होते हुए वह नीचे एंट्रेंस की तरफ आ जाती है। जैसे जैसे कदम वह बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उसे घबराहट हो रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी। लगभग 15-20 मिनट चलने के बाद वह एक होटल के सामने आकर रुक जाती है। वह होटल इस शहर का सबसे बड़ा लग्जरियस होटल में से एक था। चारों तरफ महंगी महंगी गाड़ियां थीं। अमीर लोग वहां पर अक्सर खाना खाने के लिए आते जाते थे। इसलिए वहां पर हर एक आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रांडेड कपड़ों में और चीजों में ढका हुआ था। खुद को और उनमें देखकर आराध्या थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह खुद को वहां पर मिसफिट महसूस कर रही थी। उसने अभी वही सामान्य सा सलवार सूट पहना हुआ था। बालों का जुड़ा बना हुआ था। आंखों के नीचे थकान की वजह से थोड़े से डार्क सर्कल्स हो गए थे, जिसे देखकर उसका चेहरा थकान और कमजोरी की वजह से साफ नजर आ रहा था। पर वह इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए होटल की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी नजरें राघव को ढूंढ रही थीं। कई बार आसपास देखने के बाद भी उसे राघव नहीं मिला। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी उसके पास आता है। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की बॉडीगार्ड वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वह जाकर उसके सामने झुककर बड़े ही पोलाइट तरीके से पूछता है, मिस, क्या आप मिस आराध्या हैं? उसके अचानक सामने आ जाने से आराध्या थोड़ी डर जाती है। फिर थोड़ा घबराई हुई आवाज में कहती है, जी, मैं ही हूं। आप कौन? जिस पर वह बॉडीगार्ड कहता है, राघव सर ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। वह ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर आराध्या को थोड़ी राहत मिलती है और वह कहती है, ठीक है। उसके जवाब मिलते ही बॉडीगार्ड उसे लिफ्ट से होते हुए 3rd फ्लोर पर ले आता है। कॉरिडोर से होते हुए एक प्राइवेट मीटिंग रूम के सामने आकर रुक जाती है। बॉडीगार्ड उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सर, अंदर। यह सुनकर आराध्या को फिर से बेचैनी होती है। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। फिर वह अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है और अपने दिल को समझाते हुए कहती है, यह आखिरी मौका है आदि को बचाने के लिए। उसे बचाने के लिए तुझे जो करना पड़े वह कर। इतना सोचकर
वह धीरे से दरवाजा खोलती है और जैसे ही अपना कदम कमरे के अंदर रखती है, वैसे ही उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। इस वक्त सामने सिर्फ राघव नहीं, उसके साथ कोई और भी बैठा हुआ था। वह और कोई नहीं, देव सिंघानिया था। वह जिंदगी में पहली बार देव सिंघानिया को अपने सामने देख रही थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस नाम को उसने टीवी में, न्यूज में, मैगजीन में सुना था, आज वह कभी उसे अपने सामने देख पाएंगी। कमरे के एक कोने में बैठा देव बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसे आ रही वाइब्स किसी को भी उसे 2 कदम दूर रहने की सलाह दे देती थी। कुछ सेकंड के लिए आराध्या उसे देखते रह जाती है। उसका दिमाग काम करना भूल गया था। वह देव को पहली बार सामने देख रही थी। उसकी अपनी आप ही, पता नहीं क्यों, पर नजरें उसे पर रुक जाती हैं। वह वैसे लड़की नहीं थी जो सुंदर, हैंडसम लड़का देखकर उसके ऊपर नजर गड़ाए, पर देव में कुछ तो खास था जिसने उसे अपने ओर आकर्षित कर लिया था। तभी अचानक राघव की आवाज सुनाई देती है और आराध्या को होश में लाती है। मैं आराध्या, आइए, बैठिए। उसकी बात सुनकर आराध्या होश में आती है और जल्दी से खुद के एक्सप्रेशन को संभालकर कमरे के अंदर इंटर करके सामने रखे चेयर पर बैठ जाती है। वह थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, क्योंकि जब से वह कमरे में आई थी, तब से उसे अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस हो रही थीं। यह किसी और की नहीं, देव की निगाहें थीं, जो जब से उसने कमरे में कदम रखा, तब से उस पर बनी हुई थी। देव की होती हुई आंखें उसके हर एक छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए थीं। उसके खाते हुए, उसकी फड़फड़ाती पलकें, उसके घबराए हुए एक्सप्रेशन, उसके डर के मारे कांपते हाथ, उसके लड़खड़ाते कदम, सब उसे बहुत इनोसेंट दिख रहे थे। उसकी आंखों में ना कोई दिखावा था, ना लालच था, ना कोई ट्रैक था। बस थी तो एक थकान और एक मजबूरी। वह भी राघव की आवाज सुनकर होश में आता है और आराध्या से अपनी नजर फेर लेता है और ऐसे बैठता है जैसे उसने कभी आराध्या की तरफ देखा ही नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। इसलिए थोड़ी देर बाद माहौल को हल्का करते हुए राघव ने बात करना शुरू कर दिया। आपके भाई कैसे हैं? आराध्या का चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया, पर उसने जल्दी से कहा, जैसे सुबह था, अभी वैसा ही है। डॉक्टर ने 2 दिन का समय दिया है। उसकी बात सुनकर माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। देव अब भी चुपचाप उसे नोटिस कर रहा था, उसे ऑब्जर्व कर रहा था। आराध्या ने फिर एक बार उनकी तरफ देखा और कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो जो बात करनी है सीधा उसे पर आते हैं। राघव अभी सिर हिलाता है। सबसे पहले आराध्या, इनसे मिलो। यह है मेरे बॉस, देव सिंघानिया। इनके बारे में तुम जानती होंगी। फिर देव की तरफ देखकर कहता है, और सर, यह मिस आराध्या मिश्रा हैं, जिनके बारे में हमने दोपहर में बात की थी। आराध्या उसकी तरफ देखती है, पर देव कुछ रिएक्ट नहीं करता। यह देखकर आराध्या भी उससे अपना ध्यान हटा लेती है। तभी राघव एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसमें कॉन्टेक्ट की सारी डिटेल्स हैं, आराम से पढ़ लो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आराध्या फाइल लेती है, गहरी सांस लेकर फाइल खोल देती है। फाइल खोलने पर सबसे पहले पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। यह देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है, पर वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है और अगला पन्ना पलटती है। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सारे टर्म और कंडीशंस लिखे हुए थे। जैसे जैसे वह टर्म और कंडीशन पढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। हैरानी, नाराजगी, विश्वास, गुस्सा, सब उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। आखिरी तक पढ़ने से पहले ही आराध्या ने जोर से फाइल में पटकी और बोली, यह क्या है? सब, जिस पर राघव बोल उठता है, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? जिस पर आराध्या देव की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर सिंघानिया, लगता है आपको अपने आप से कुछ ज्यादा ही प्यार है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। राघव के तो पसीने छूट गए, वहीं देव की आंखें छोटी हो गईं। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की ने उसे इस लहजे में बात की थी। पर आराध्या को क्या? आराध्या बोलती है आगे, यहाँ जितनी भी शर्तें लगी हैं, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर लड़की आपको अपने जाल में फंसाने के लिए, आपके पैसे लूटने के लिए, आपकी इज्जत लूटने के लिए पैदा हुई है।
वही उसकी बात सुनकर राघव को हंसी आ जाती है, पर खुद को रोक लेता है। वह उसकी बात सुनकर देव की आंखें ठंडी हो जाती हैं और वह गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है आपके पास तमीज की कमी है। जापान, संभाल कर बात कीजिए। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो इसकी कीमत आप चुका नहीं पाएंगे। उसकी बातों में और उसके स्वर में जो धमकी थी, उसे महसूस करके आराध्या के पसीने छूट गए। अचानक उसे कमरे का तापमान कम होते हुए महसूस होता है। वही सिचुएशन को संभालते हुए राघव तुरंत बोलता है, ठीक है, मैं साथ था। आप मुझे बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? जिस पर आराध्या करती है, कोई बात नहीं, बस इसमें मेरी तरफ से भी कुछ शर्तें ऐड होंगी। जिस पर देव कहता है, सब कुछ तो है इसमें, फायदे का तुम्हारा और क्या याद करना है? कुछ और प्रॉपर्टी साइड करनी है या अमाउंट बढ़ानी है? उसकी बात सुनकर आराध्या उसकी तरफ देखती है और कहती है, आपको मेरे तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मुंह और जबान दोनों हैं और दोनों अच्छे से काम करते हैं। फिर वह सीधे बैठे हुए कहते हैं, मेरे कुछ शर्तें हैं, जैसे कि यह कॉन्ट्रैक्ट शादी होगी। जैसे कि मिस्टर देव ने कहा कि मैं उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, बिल्कुल वैसे ही वह भी मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं उनके पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों में दखलंदाजी नहीं कर सकती, तो वह भी मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं कर सकते। और एक बात, जैसा कि हमने सुबह बात की थी, आप मेरे भाई का इलाज का पूरा खर्चा उठाएंगे और इसके बदले में आपके बॉस की मदद करूंगी। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बाकी की चीज हवा में दीजिए। और एक बात, मेरी लाइफ पर सिर्फ मेरा कंट्रोल होगा, मिस्टर देव सिंघानिया। मेरी लाइफ को कंट्रोल करने का या उनके मन मुताबिक चलाने का सोच भी नहीं सकते। हम लोग सिर्फ लोगों के सामने पति पत्नी होंगे, बाकी समय दो अजनबी। चौथी बात, 1 साल पूरा होने के बाद हम दोनों में कोई भी संबंध नहीं रहेगा, ना कोई कांटेक्ट। और एक बात, इसे हो सके उतना प्राइवेट रखना है, इसे ज्यादा लोगों में फैलाना नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद मुझे किसी अमीर बिजनेसमैन की छोड़ी हुई बीवी का टैग नहीं चाहिए। वही उसकी बात सुनकर देव और राघव दोनों उसे देखते रहते हैं। उन्हें सचमुच उम्मीद नहीं थी कि लड़की कुछ ऐसा बोलेगी। उन्हें तो लगता था कि यह कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स रहेगी या कुछ पैसे से रिलेटेड या देव के एक्स वाइफ का स्टेटस मांगेगा। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। देव कुर्सी से टेक लगाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार दिलचस्पी वाली चमक आई थी। फिर वह अपने मन में कहता है, तुम सचमुच ऐसी हो या यह सब मेरा ध्यान अपनी तरफ करने का कुछ नया आइडिया है? वह अभी यह सब सोच ही रहा था। आराध्या कहती है, आप मेरी ये सारी शर्तें इसमें ऐड कर दीजिए। और एक बात, जब मेरे भाई का ऑपरेशन हो जाएगा तभी हम लोग खुद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। अभी के लिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूंगी, बाकी की फॉर्मेलिटी जो भी होगी वह मेरे भाई के ऑपरेशन के बाद होगी। आप ये सारे चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट मुझे भेज दीजिए। मैं यही सामने हॉस्पिटल में हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से खड़ी होती है और जाने लगती है। तभी राघव कहता है, क्यों ना हम साथ में डिनर कर लें? समय भी हो गया है। आराध्या ने सीधा मना कर दिया, नहीं, आपने पूछा उसके लिए थैंक यू, बट अभी मुझे जाना है। इतना कहकर वह रूम से चली जाती है।